हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन विद सुहानी। तो आज हम करेंगे क्लास 7th का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 दादी माँ। फर्स्ट चैप्टर की वीडियो जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाइयाँ पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। पहली बात ये है कि जो लेखक हैं वो 20 साल के हो चुके हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनका अभी भी जो है ना 20 साल के होने के बावजूद भी छोटी छोटी कठिनाइयाँ पड़ते ही ना उनका मन अनमना सा हो जाता है, वो घबरा जाते हैं। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि उनके जो मित्र हैं, उनके जो दोस्त हैं, वो उनके पीठ पीछे जो है ना बुराइयां करते हैं। हालांकि सामने तो वो अच्छे बनते हैं उनके, पर पीछे जो है ना उनकी पीठ पीछे काफ़ी उनकी बुराइयां करते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। तो लेखक कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं सोचूंगा नहीं अब उनके बारे में, बिल्कुल नहीं सोचूंगा। क्या होता है सोचने से? कुछ भी नहीं होता। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। पर लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं कह तो देता हूँ कि हाँ अब नहीं सोचूंगा, पर ना चाहते हुए भी ना मुझे किसी न किसी की याद आ ही जाती है कि मेरे दोस्तों ने मुझे कभी ऐसा बोला था, कभी वैसा बोला था। ना चाहते हुए भी उन्हें उनकी याद आ जाती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार होता है सितंबर का मंथ, मतलब सितंबर का महीना। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है, दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें। मोथा और साई जो है वो घासों के नाम हैं जो आधी गल गई हैं। घेऊर और बनप्याज की जड़ें, ये जो है फसलों के नाम हैं। तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज, नाना प्रकार की मतलब बहुत सारे प्रकार की, अनेक प्रकार की घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। जलाशय होता है नहरें वगैरह जहाँ बच्चे खेलते हैं पानी में। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। आषाढ़ होता है जून का महीना, तो वो कह रहे हैं कि भले आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, कोई चिंता नहीं है। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं है। अगहन होता है नवंबर से लेकर दिसंबर का जो महीना होता है उसे कहते हैं हम अगहन का महीना, ठीक है। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़। चैत होता है मार्च का महीना, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं है। पर क्वार के दिन में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। वो कह रहे हैं कि हमें ये सब चीज़ें ना मिले ना, कोई भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर जब क्वार के दिन आते हैं, छुट्टियां हमारी ख़त्म होती हैं, हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, हम घूमते हैं, नानी दादी के घर पे जाते हैं, और वहाँ पर भी अगर हमें ये गंदे झाग भरे जल में अगर कूदने के लिए ना मिले तो हमें बहुत बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, मतलब वो अंदर ही अंदर ना कूद रहे थे, ठीक है। दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर होता है बुखार, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं जो है ना जलाशयों में मैं भी खेला था नानी दादी के घर पे जाके, पर मैं जो है जल्दी बीमार पड़ गया। और उन्हें ना थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का हल्का बीमार हो वो तो उन्हें अच्छा लगता था, और सर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो, और क्योंकि उन्हें फिर दादी उनकी केयर करती थी, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु मिलता था, तो उन्हें अच्छा लगता था कि हल्का हल्का बुखार हो, ज़्यादा तेज ना हो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था, वो बीमार पड़ गए और उनका बुखार जो है बढ़ता ही चला गया, और उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। वो रजाई पर रजाई जो है डाले जा रहे थे, पर उनका बुखार नहीं उतर रहा था। फाइनली कब उतरा उनका बुखार? जब रात के 12 बज गए। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। तो उनकी दादी आई, शायद वो उसी झाग वाले जल में नहाकर आई हुई थी। पतली दुबली थी, उनके शरीर पर जो है किनारीहीन धोती, मतलब विदाउट बॉर्डर वाली साड़ी जो है उन्होंने पहन रखी थी, और उनके बालों में से जो है ना पानी टपक रहा था, ठीक है। आते ही उन्होंने सर
पेट छुए। उन्होंने क्या करा कि आरती पहले लेखक का सर छुआ और फिर पेट छुआ कि कहीं बीमार तो नहीं है, मतलब ऐसे चेक करते हैं ना। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। जैसे विभूति होती है उसको हम सिर पे लगा देते हैं और मतलब मुंह में भी डाल देते हैं ताकि बच्चा अगर ठीक हो जाए, ऐसे मतलब घरेलू उपाय वगैरह। तो उन्होंने ऐसा करा उनकी दादी ने। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। मतलब ये है कि दादी जो है लेखक के बीमार होने पर ना उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती थी। उनको पंखा मतलब हवा देती थी वो पंखे से जो हाथ वाला होता है, क्योंकि गर्मी का महीना था है ना, और उनको बार बार छू छू कर 20 बार छू छू कर जो है ना ये चेक करती थी कि बुखार, बच्चे का बुखार जो है चला गया या नहीं, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, मतलब बाहर से आकर किसी ने हाथ पैर धोए या नहीं, डायरेक्ट वो बीमार बंदे के पास तो नहीं चला गया। आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करती थी इस बात को लेकर, ठीक है। दादी माँ को गवई गाँव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दादी माँ जो थी उनको बहुत सारी दवाई, मतलब जो घरेलू उपाय होते हैं उनके नाम बहुत सारे याद थे, ठीक है। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना और पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, सरसाम जो है एक तरह की बीमारी है, मतलब बुखार टाइप है ना, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी, महामारी मतलब वायरस, और विषुचिका, विषुचिका है हैजा। इनके दिनों में जो है वो रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग, लवंग मतलब लौंग, और गुड़ मिश्रित जलधार, गुगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। वो जो थी बहुत हाइजीनिक पर्सन थी, ठीक है, उन्हें मतलब सफाई से बहुत ज़्यादा प्यार था। दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती। वो बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक पर्सन थी। अगर उन्हें कुछ भी ऐसा लगता था कि ये गंदगी यहाँ पे फैली हुई है या फिर कुछ बदला नहीं गया, गंदे कपड़े, तो वो पागल सी हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। तिताई मतलब होता है जैसे दवाई होती है वो कड़वी होती है और थोड़ी तीखी सी होती है ना, तो उसको देखकर ही डर बुखार भाग जाता है उसके डर से, ठीक है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता, पर उन्हें ऐसा बुखार जो है ना अच्छा नहीं लगता जो अब उन्हें होने लगा है। मतलब जब वो बड़े हो गए हैं तो उन्हें ऐसा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सब कुछ है उनके पास फैसिलिटीज़, पर दादी नहीं है जो उनकी केयर करे। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दादी माँ जो है बहुत खुश थी, बहुत उत्साहित थी। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन का घर मतलब जब शादी होती है तो बहुत सारे काम होते हैं, तो वो वही कह रही हैं। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सब जानते थे कि दादी माँ जो है कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति मतलब एब्सेंस जो है वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। मतलब अगर कोई काम हो रहा है, अगर वहाँ पे दादी उसे ना देखे काम को, तो वो काम जो है बहुत देर में होता था। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी हैं। दुबकी रामी की चाची मतलब जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उसी की, मतलब एक बच्चे की जो है चाची खड़ी हैं। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। मतलब अब इसमें ना ये बात चल रही है कि जो रामी की चाची है ना, उनको दादी माँ ने जो है पैसे उधार दिए होंगे, तो अब वो जो रामी की चाची है वो उन्हें पैसे नहीं दे रही है वापस। तो ऐसी दादी माँ कह रही हैं कि तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं, आज पैसे दे दे। मांगने के समय तू कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। और मतलब किसी ने भी उसकी जो है ना हेल्प नहीं की थी रामी चाची की, पर दादी माँ ने जो उनकी हेल्प कर दी थी। अब दादी माँ के घर में भी जो है वो शादी का टाइम है, तो वो पैसे मांग रही हैं वापस, पर जो रामी की चाची है वो कह रही है कि मैं फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। और फसल जो है ना कट चुकी हैं, तो दादी कह रही है अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, ठीक है। उसके बाद है दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथ से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी।
बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारे का निस्तार कैसे होगा। मतलब जो रामी की चाची है फिर वो रोने लगी, उनके हाथ हाथ वगैरह जोड़े उनके सामने और बोल रही कि बेटी की शादी है मेरी, अगर आप दया नहीं करेंगी तो उस बेचारी का बेड़ा पार कैसे होगा, मतलब है ना, निस्तार होगा, कैसे बेड़ा पार होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मतलब ऐसा हुआ कि जब वो दोनों की कन्वर्सेशन को उसने सुना लेखक ने, तो वो कहते हैं कि दादी रहने दो ना, बाद में दे देंगी, गरीब है वो। तो दादी कहती हैं चल चल हट, चला है मुझे समझाने, ठीक है, मुझे मत समझा। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विवल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी और पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी। 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। तो अब क्या होता है ना कि काफ़ी टाइम बीत जाता है, तो लेखक भी जो है ना उस कॉन्वर्सेशन को भूल चुके होते हैं। तो एक दिन जो है ना रास्ते में रामी की चाची मिलती हैं, तो वो दादी को जो पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। तो मतलब लेखक के दिमाग में ना ये आता है कि यार उस दिन तो दादी डांट रही थी और ये जो है रामी की चाची बहुत सैड थी, अब क्या हो गया, ऐसा ये आशीर्वाद क्यों दे रही हैं। तो वो पूछ लेते हैं कि क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विह्वल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। तो वो कहती है कि बेटा तुम्हारी दादी जो है बहुत अच्छी हैं, ऐसे करके कि वो कल आई थी हमारे घर पे और पिछले का सारा रुपया जो है छोड़ दिया, मतलब माफ़ कर दिया जो भी हमारे ऊपर कर्ज था, और ऊपर से उन्होंने 10 रुपये का नोट और दे दिया और बोली कि जैसी तेरी बेटी है वैसी ही मेरी है, 10-5 के लिए जो है हंसाई ना हो। और फिर वो कहती हैं कि बेटा जो तुम्हारी दादी है ना वो देवता हैं देवता, ठीक है। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, फिर लेखक पूछते हैं कि उस दिन तो तुम्हें बहुत डांट रही थी दादी। तो वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। अब वो क्या कहती है रामी की चाची कि बेटा ये तो बड़ों का काम होता है, बड़े लोग जो होते हैं मतलब रिच पीपल्स, तो उनका तो यही काम होता है कि अगर वो डांटे भी ना पैसा देकर तो इसमें हमारा प्रॉफिट क्या है, लाभ क्या है, ठीक है। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। फिर ये बात सुनकर जो है लेखक मतलब खुश हो गए कि दादी ने मतलब इतना अच्छा काम करा, ऐसे करके। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, अभिनय मतलब एक्टिंग। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है, उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य जो हैं दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण जो है बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। दालान क्या होता है, घर का एक पार्ट, ठीक है। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। अब क्या हुआ कि लेखक जो है जा नहीं पाए बारात में, तो वहाँ पे घर में ही, क्योंकि औरतें तो नहीं जाती हैं ना बारात में, तो घर में ही क्या हुआ कि सारी जो महिलाएं थीं, औरतें थीं, वो अपना मतलब एक्टिंग वगैरह कर रही थी, अपने आप को एंटरटेन कर रही थी। तो क्या होता है कि वहाँ पर पहुँच जाते हैं अब लेखक और उनके ममेरे भाई राघव, ठीक है। तो कुछ औरतें जो है ना मना करती हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पर ये क्या करेंगे, इन्हें हटाओ यहाँ से, हम लोग यहाँ पे सिर्फ फीमेल से, यहाँ पे मेल का कोई काम नहीं है। तो दादी माँ बिगड़ी, बोली लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा ही होता है। अब दादी ने बोल दिया कि लड़के से क्या पर्दा करना, वो तो छोटा है ना, और मतलब ये बचपन की बात अभी बता रहे हैं लेखक, ठीक है। तो तब तो लेखक छोटे ही थे। तो वो दादी कहती हैं कि लड़के से क्या पर्दा करना, लड़का तो छोटा ही है, और लड़का और ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब जो हमारे ब्रह्मा भगवान जी हैं, तो दादी कह देती हैं कि लड़के और ब्रह्मा का मन जो है एक जैसा ही होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं ज़ोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भांडाफोड़ हो गया। अब क्या होता है कि जब बारात जब जाती है तो जो फीमेल्स वगैरह होती हैं वो काफ़ी सारी मतलब बातें वगैरह करती हैं। तो ऐसा होता है कि दादी ने तो उन्हें सुला दिया। अब लेखक को जो है ना उनकी बात सुन सुनकर, भाभी की बातें सुन सुनकर जो हंसी आ रही होती है। तो वो कहते हैं अगर मैंने ज़ोर से हंस दिया ना गलती से तो भेद खुल जाएगा, मतलब जो है मेरा सारा भांडा फूट जाएगा। तो भाभी की बात पर वो उनकी हंसी रुकी ही नहीं और उनका जो है भांडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ।
हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा। भाभी, मैं वहाँ ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। तो सुबह क्या होता है अगले दिन कि देबू की माँ मिलती हैं, तो वो पहचान लेती हैं कि तो ये कल वाला बच्चा है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो लेखक होते हैं ना, वो दादी के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा होता है ना कि अगर हमें कोई पनिश करने वाला होता है या फिर हमने कोई गलती की है, तो हम बड़े लोगों के पीछे जाके छुप जाते हैं ताकि हमें माफ़ी मिल जाए, है ना। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभेदान मिल जाता, मतलब उन्हें माफ़ी मिल जाती थी जब वो दादी के पीछे जाके खड़े हो जाते थे, ठीक है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद जो है वो बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। अब दादा जो है ना, उन्हें मतलब दादी को कहा था उन्होंने कि पहले जो है ना मेरी डेथ होगी, तेरी नहीं होगी, पर दादा की डेथ जो है पहले हो जाती है। तो वही कहते हैं कि दादा ने जो है दादी को धोखा दे दिया। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी, मतलब और भी ज़्यादा स्थिति जो है बेकार हो गई, ठीक है। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो है अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। अब क्या हुआ कि दादा का श्राद्ध था, ठीक है, तो दादी ने मना करा था कि इतने पैसे जो हैं, इतनी संपत्ति जो है व्यर्थ मत करना दादा के श्राद्ध पर। तो क्या होता है कि जो लेखक के पिताजी हैं वो बात नहीं मानते उनकी और काफ़ी सारी जो संपत्ति है उसको व्यय कर देते हैं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, मतलब ठंड का टाइम था, ठीक है, जाड़ा मतलब ठंड। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आँख खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। तो ऐसा होता है कि एक तो पहली बार ठंड ठंड का टाइम था, ठीक है, और दादी जो है गीले कपड़े में, है ना, उनकी जो साड़ी थी वो गीली हुई हुई थी और वो कोने में बैठी हुई थी। एक संदूक पर उन्होंने दिया जलाया हुआ था, तो उनके आंसू से ना आंसू टपक रहे थे। तो लेखक ने जो है ना कभी उनको रोते हुए नहीं देखा था, पर उस वक्त देखा। तो लेखक ने मतलब वहाँ पे पहले बैठे, फिर जब दादी की आँख खुली तो दादी ने बोला, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। तो दादी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठा है। तो दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। मतलब फिर लेखक क्या करते हैं, दादी की आंख की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, दादी माँ एक बात पूछूं, बता दोगी ना पक्का। तो फिर उसके बाद क्या होता है, क्या है पूछ। दादी बोलती है, पूछ ले, तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने भी खाना ही नहीं खाया ना, चल चल। तो दादी ने क्या करा, टॉपिक चेंज कर दिया। जब लेखक ने पूछा कि दादी आप रो रही थी, तो क्योंकि वो वैसे ही छोटे हैं, अब उनको क्या समझ आएगा कि क्या उनको प्रॉब्लम है, क्या क्या नहीं है ना। तो दादी ने ना टॉपिक चेंज कर दिया कि तूने अभी तक खाना नहीं खाया, चल मैं तेरे को खाना दे देती हूँ, ठीक है। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। तो दादी ने कहा कि मेरे को ना ठंड वंड नहीं लगती, कोई बात नहीं। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। मतलब अब घर में जो है ना कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, तो क्या होता है कि किशन भैया और उनके जो फादर हैं लेखक के, तो वो दोनों बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि रुपया तो कोई देता नहीं है और काफ़ी सारी जगह पर जो उनका पैसा अटका हुआ है, मतलब जिनको उन्होंने उधार दिया है ना पैसा, वो उन्होंने अब तक वापस नहीं करा है। तो थोड़ा मतलब रोने रोने से हो गए वो लोग। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। अब क्या होता है कि दादी कहती है कि रो क्यों रहा है, माता सहलाती है उनका, फिर कहती है कि मैं हूँ ना भी, तो तू चिंता मत कर, ठीक है। तो संदूक खोलती हैं वो, वहाँ से एक चमकी सी चीज़ निकालती हैं, चमकती सी। तो उसमें क्या होता है, दादा ने जो उन्हें कंगन दिया था उसमें वो कंगन होता है। तो उन्होंने बोला कि तेरे दादा ने मुझे कंगन इसी दिन के लिए पहनाया था। मतलब ऐसा होता है कि जो घर वाले होते हैं ना, जो पुराने लोग होते हैं, वो फ्यूचर की बातें भी सोच कर चलते हैं कि कभी अगर प्रॉब्लम आ गई तो गहने वगैरह हम बेच देंगे तो कुछ पैसे आ जाएंगे, ठीक है।
उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो वही वो कह रही हैं कि हम लोग जो है ना, पुराने लोग जो हैं, हम फ्यूचर की भी बात सोच कर चलते थे और पास्ट प्रेजेंट सब कुछ सोच के चलते हैं हम, ठीक है। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। अब क्या होता है कि लेखक कह रहे हैं कि उनको ना शाप भ्रष्ट, मतलब जो श्राप अगर उनको लगा होता है तो बिल्कुल उसको नष्ट कर देना, उसको ख़त्म कर देना। मुझे ना वैसी देवी लगी कि जैसी कोई प्रॉब्लम आई, दादी ने जो इसका सॉल्यूशन निकाल के दे दिया, ठीक है। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ से लेखक जो अपने प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है, मतलब शाम सी हो गई है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया और हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। अब क्या होता है ना कि जो लेखक है ना, वो अपने प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने देख लिया दिन काफ़ी चढ़ा है, शाम सी हो गई है और एक खजूर के पेड़ पर आकर ना एक कौवा अपने पंख फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया है और हाथ में जो है किशन भैया का पत्र काँप रहा है। मतलब बहुत बुरा लग रहा है उन्हें ये सुनकर कि उनकी दादी जो है अब नहीं रही हैं और काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। मतलब जो उन्होंने लेटर में लिखा है किशन भैया ने, तो वो जो आंखें थोड़ी मतलब सैड सी हो जाती हैं तो थोड़ा ब्लर ब्लर सा दिखने लगता है। तो वो ना चींटियों जैसे लग रहे हैं जो उन्होंने लिखा है ना लेटर में, पेन से जो भी लिखा होगा उन्होंने, तो वो जो है ना धूमिल सी हो रही है, थोड़ा ब्लर सा हो रहा है। आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा उन्हें और वो बार बार पूछते हैं कि यार सच में दादी माँ नहीं रही क्या। तो बस यही है कि इस पूरे चैप्टर में क्या था कि लेखक जो है ना अपनी दादी माँ के बारे में ही बताते हैं कि उनकी दादी माँ कैसी थी और क्या उन्होंने उनके साथ कैसे स्पेंड करा पूरा टाइम। तो बस वो यही बता रहे हैं। और इस चैप्टर के जो हैं लेखक हैं वो हैं शिव प्रसाद सिंह, ठीक है। तो ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं और इस चैप्टर के जब क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। और लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए कि आप अपनी दादी के साथ टाइम स्पेंड कैसे करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।